हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहारनपुर GSहब। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की हमारी जो वीडियो है क्लास 10th के ICSE बोर्ड के उन बच्चों के लिए जिनको बायोलॉजी में प्रॉब्लम है। ठीक है, बायोलॉजी की मैं चैप्टर फर्स्ट से पहली वीडियो डाल चुका हूं जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आपका चैप्टर है। आप बुक्स के हिसाब से मत जाना कि चैप्टर 1 में तो सेल है या क्या है। मेन टॉपिक पे चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल साइकिल, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज हमारा इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूं मैं आपको। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में कि जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन से मिलकर बना होता है। क्लियर? और क्रोमेटिन क्या है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब कंबाइन होती है तो वो क्रोमेटिन बनाती है। हमने इससे पहली वीडियो में डीएनए की स्ट्रक्चर और सारा डीएनए का केमिकल कंपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। हिस्टोन प्रोटीन जिसमें 8 मॉलिक्यूल्स थे, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज ऑक्टामर प्रोटीन। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन हिस्टोन प्रोटीन, वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। पैकेजिंग ऑफ डीएनए ऑफ हिस्टोन प्रोटीन makes न्यूक्लियोसोम, फिर न्यूक्लियोसोम होता है कोइल एंड देन सुपर कोइल एंड देन मेक क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है हमारे क्रोमोसोम में। इतना थोड़ा सा आपका क्लियर है, जिसको नहीं है वो मेरी पिछली वीडियो में देख के क्लियर कर लेगा। ठीक है, तो अब हमारा अब का टॉपिक है जो ये आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मतलब हम क्रोमोसोम के क्रोमेटिन पार्ट तक आ गए थे। आज हम मेन जो हमारा टॉपिक है इस क्रोमोसोम पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है। मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया क्रोमोसोम की, एक बेसिक इससे समझ लो। जैसे एक छोटा सा ये ऐसे क्रोमोसोम है, इसको थोड़ा सा हमने जूम कर दिया है। ठीक है, उसको हमने क्रोमोसोम का थोड़ा सा बड़ी स्ट्रक्चर बना के रख दी है। क्लियर? अब इसके बारे में मैंने कुछ पहले से ही ऑलरेडी लिख दी है चीजें, ताकि आपको भी थोड़ा सा सिंपल नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। जो मैंने बोला है उसको थोड़ा सा नोट भी कर लोगे तो आपको इश्यू नहीं रहेगा। तो पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कुछ पार्ट मैंने बता दिए हैं। ठीक है, ये हमारे पहले टाइप का क्रोमोसोम है, सिंपल वाला मैं लेके चल रहा हूँ। उसी के मैंने अभी 1 2 3 पार्ट रखे हैं। फिर इसकी दो मतलब स्ट्रक्चर और मतलब 2 पार्ट और जुड़ेंगे इसमें, वो इसमें नहीं है। इसमें नॉर्मल वाले क्रोमोसोम भी होंगे, इसके बाद एकदम से उसको देखेंगे हम। ठीक है, पहले इसको समझते सिंपली। ये 3 पार्ट तो हर क्रोमोसोम में होंगे ही होंगे। क्लियर? उसके अलावा कभी कभी कुछ क्रोमोसोम में 2 पार्ट्स और ऐड हो जाते हैं। पहले हम सिंपल वाला पढ़ लेते हैं। क्लियर? तो देखो पहले इसको समझ लो। स्ट्रक्चर है ये, मैंने 1 2 3 से करके रखा है। क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर, फिर टेलोमियर। अब पहले समझते हैं क्रोमोसोम किस तरह से है। इस स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा सा जूम किया, हमारे पास ये निकल के आया। ये ऐसे करके एक स्ट्रक्चर, अभी कुछ मत पढ़ना, जैसे मैं पढ़ाता हूं ऐसे लेके चलते हैं। हमारा पहला पार्ट है सिस्टर क्रोमेटिड। हमने बात की है क्रोमेटिन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का मिलकर बनता है। वो जब इनका कोइल सुपर कोइल वो स्ट्रक्चर होने के बाद इसके अंदर ऐसे 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 ये क्रोमेटिन ऐसे ऐसे घुसा रहता है। ठीक है, ये क्रोमेटिन बोला जाता है। इसका क्रोमेटिड के बारे में, इसके अंदर क्रोमेटिन है। ठीक है, क्रोमेटिड के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। क्रोमेटिड है क्या? बेसिकली आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये स्ट्रक्चर, ये एक तरह से एच बना हुआ है, अल्फाबेट एच। एच का जो ये पार्ट है, ये ही क्रोमेटिड। अभी सिस्टर क्रोमेटिड भी क्या है बताता हूं मैं। ये मैंने यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड लिख रखा है, इसको क्रोमेटिड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा ईच क्रोमोसोम हैज 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिड। पहले यहां तक लिखते हैं, ईच क्रोमोसोम हैज 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिड। ठीक है, 2 हैं, एक इधर एक इधर। क्लियर? अब इस पे मत जाना कि 2 इधर है सर, एक 1 2 3 4। ये पूरा का पूरा एक है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट ही एक है 1, यहां से यहां तक का पार्ट है 2। सिमेट्रिकल है। क्लियर दिखाई दे रहा है? कॉल्ड क्रोमेटिड और सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड की एक ये इधर है, ये 1 2 ऐसे देख लो, 1 2, तो ये दोनों बहन मान लो इनको, तो ये होगी सिस्टर क्रोमेटिड। ये और एक ये दोनों मिलके क्या है क्रोमेटिड में। अगर एक की बात करो तो क्रोमेटिड, 2 की बात करो तो सिस्टर क्रोमेटिड। अगर इधर भी बात करो, एक ये दोनों मिलके सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर? इतना क्लियर है? आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने, सिस्टर क्रोमेटिड। ये पार्ट्स हैं इसके, किसके? क्रोमोसोम के। ठीक है, विच इज विजिबल इन माइटोटिक मेटाफेज। इसका क्या मतलब है? जिसने पढ़ा है थोड़ा बहुत उसका पता होगा, जिसको नहीं भी पढ़ा मैं बताता हूँ।
माइटोटिक मेटाफेज एक सेल डिवीजन का या सेल साइकिल का एक पार्ट होता है। सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, मियोसिस या मायोसिस और माइटोटिक, ठीक है, क्लियर। एक माइटोटिक का मेटाफेज बहुत सारे फेज में डिवाइड होती है, जो हमारा इससे अगला चैप्टर है। मतलब एक तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में ले लो, अगर अभी तो इसको समझ लो माइटोटिक मेटाफेज, क्योंकि जब हम सेल साइकिल या सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए मैं आपको इजी करने के लिए लिख देता हूँ सेल डिवीजन। मैंने पहले ही बताया था डीएनए का पार्ट भी, ये क्रोमोसोम का पढ़ना पहले के जरूरी है, जिसने ये पढ़ लिया उसको सेल डिवीजन इजीली समझ में आएगी। क्लियर इतना? सेल डिवीजन में मतलब क्लियरली विजिबल होता है, एक फेज है मेटाफेज। उस फेज के टाइम पे अगर हम माइक्रोस्कोप में सेल को देखेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। कौन सी? सिस्टर क्रोमेटिड वाले भी दिखाई दे जाएगा प्रॉपर, नॉर्मली किसी सेल के अंदर नहीं आप देख पाओगे, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे? सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। अभी काइनेटोकोर को भूल जाओ, सेंट्रोमियर नाम है। सेंट्रोमियर मतलब सेंटर, इसमें क्या है? सेंटर। क्या आ रहा है इसमें? सेंटर, यानी कि कहीं को बीच में होगा। ये हमारे नंबर 2 का सेंट्रोमियर कहाँ पे है? ये बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्कुल बीच में है, क्लियर। अब देखते हैं क्या कहता है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो लिखा है उसी से आप खुद समझ जाओगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंड बाय द सेंट्रोमियर। क्लियर? यहां तक की एक स्टेटमेंट है ये, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड कहां पढ़ा? इसलिए तो मैं कह रहा हूं सीक्वेंस से पढ़ना है। मान लो आप डायरेक्ट सेंट्रोमियर पहले पढ़ लोगे, फिर इसमें लिखा है सिस्टर क्रोमेटिड आर ज्वाइंड बाय द सेंट्रोमियर, आपको सिस्टर क्रोमेटिड ही नहीं पता होगा, इसलिए जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही पढ़ो, और ऐसे इसका डायग्राम भी बनाना अगर एग्जाम में आता है, और लर्न भी ऐसे ही करना है सीक्वेंस में। लिखा गया है सिस्टर क्रोमेटिड आर ज्वाइंड बाय द सेंट्रोमियर। द सिस्टर क्रोमेटिड्स, या तो ये और ये ज्वाइंड बाय द सेंट्रोमियर। देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, सिस्टर तो अभी बताया था अभी, ये आपस में देखा ना, ये ज्वाइंड हो रही है। ये जो सेंट्रोमियर है ये इसको ज्वाइंट कर रहा है, ज्वाइंट बना रहा है इनका सेंट्रोमियर। क्लियर? ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे सिंपल तो मेरे बस की बाहर की बात है, ठीक है। अब एक ये इंपॉर्टेंट, नंबर एंड पोजीशन डिफर्स इन डिफरेंट क्रोमोसोम। मतलब जो सेंट्रोमियर है इसकी नंबर्स और पोजीशन जैसे यहाँ पे है, और यहाँ पे एक ही दिख रहा है ना सेंट्रोमियर, किसी किसी में 2 भी हो जाते हैं, किसी किसी में 3 सेंट्रोमियर भी हो जाते हैं, किसी की पोजीशन ऊपर नीचे भी हो सकती है कहीं को, ठीक है। तो नंबर्स एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर डिफर्स इन डिफरेंट क्रोमोसोम। क्लियर? तो मैंने बताया ना कि अभी हम सिंपल वाली स्ट्रक्चर पर, दूसरे में 2 सेंट्रोमियर होंगे, तभी सिंपल लेके चलते। इतना याद रखना कि डिफर होता है, अलग अलग में क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। क्लियर? इसी में ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब इसने इसको यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर दिया है, ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, जिसमें एक ही सेंट्रोमियर होता है। प्राइमरी वर्ड ही यहाँ से आया है, तो उसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर कुछ भी बोल सकते हैं। जिसमें 2 सेंट्रोमियर हो सकते हैं, उसमें एक ये प्राइमरी हो जाएगा, दूसरे को सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोल देंगे। क्लियर इतना? तो इसलिए इसको ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्लियर? इसके बाद सेंट्रोमियर डिवाइड्स क्रोमोसोम इनटू 2 पार्ट्स। वही तो बात है। देखो मैंने बताया सिस्टर क्रोमेटिड को तो जोड़ ही रहा है, अभी तो हमने इस प्रोस्पेक्ट से समझा, इधर से इधर। अब हम थोड़ा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एस्पेक्ट से पढ़ते हैं इसको। 2 पार्ट है, ये मैंने बताया था, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। इन 2 पार्ट को कौन कंबाइन कर रहा है? सेंट्रोमियर। जैसे 2 सिस्टर क्रोमेटिड को भी जोड़ रहा था, इन 2 को भी तो आपस में जोड़ रहा है यहाँ पे। अब इन 2 को भी तो यहाँ पे जोड़ रहा है। क्लियर? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। क्लियर? क्या लिखा है? सेंट्रोमियर डिवाइड्स क्रोमोसोम इनटू 2 पार्ट्स। देखो 2 चीज है बोलने की, या तो इसको ये बोल दो कि आपस में यहाँ पे जोड़ रहा है, या बोल दो कि इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बात तो वही है ना, ठीक है। देखो अब 2 पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट ये है यहां तक का ऊपर वाला, इसको मान लो जैसे ए, नीचे वाला पार्ट बी। ए बी नहीं बोलना है, मैं समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। इस सेंट्रोमियर से ऊपर का एक पार्ट, नीचे का दूसरा, ए पार्ट बी पार्ट, ठीक है। क्लियर? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से चीज देखना, ए और बी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये ए हुआ, ये बी हुआ, इसको भूल जाओ। ऊपर वाला पार्ट बोला जाता है शॉर्ट आर्म। ये दोनों आर्म है ना, देखो इन 2 आर्म को देखो, ये आर्म होगी ना इसकी, ये थोड़ी सी लेंथ में लंबी दिख रही है आपको, ये भी और ये भी।
ये थोड़ी इससे कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ी सी स्मॉल है, ठीक है। ये थोड़ी सी लेंथी है, ये थोड़ी सी स्मॉल है, क्लियर। तो ये होती है शॉर्ट आर्म। दो 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 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, एक शॉर्ट आर्म में, एक लॉन्ग आर्म में। तो ये तो हो गई, पहला पार्ट हो गया हमारा ऊपर का शॉर्ट आर्म, हमेशा ऊपर का शॉर्ट आर्म होगा, जिसको हम जानते हैं, इसको पी आर्म के नाम से भी जानते हैं, इसको पी आर्म भी बोलते हैं, शॉर्ट आर्म या पी आर्म कुछ भी हो सकता है। नीचे वाली थोड़ी सी लेंथी है तो लॉन्ग आर्म, जिसको क्यू आर्म के नाम से जानते हैं, क्लियर। एक शॉर्ट आर्म फर्स्ट पी, सेकंड लॉन्ग आर्म क्यू। यहां तक क्लियर है? यहां तक अब तो कुछ भी कंफ्यूजन की चीज नहीं थी, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने बताया, क्लियर। अब इसका ये ले लो अगला, सेंट्रोसोम कंटेन्स ए डिस्क शेप काइनेटोकोर। यहाँ पे लिखा था ना काइनेटोकोर, इसका दूसरा नाम काइनेटोकोर भी होता है। अभी सिर्फ आधा आधा करके पढ़ते हैं, सेंट्रोसोम कंटेन्स ए डिस्क शेप काइनेटोकोर। ये बीच में दिख रहा है ना, अभी इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूं मैं। ये बीच का ये मैंने उठा लिया गोल, ये गोल उठा लिया, ये बीच में ही ऐसे लगा दिया। आपने डिस्क देखी है, अब तो पता नहीं अब अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, नहीं पहले डीवीडी वगैरह की वो गोल डिस्क आती थी, ठीक है। ये उस तरह से है, डिस्क शेप में है, नहीं है डिस्क शेप राउंड फॉर्म में, क्लियर। ये डिस्क शेप प्रोवाइड करा रहा है सेंट्रोसोम, इसको ही क्या बोलते हैं, देखो सेंट्रोसोम कंटेन्स डिस्क शेप काइनेटोकोर। ये जो डिस्क शेप है ना, ये इसको ही बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कहां पे लिखा है, ये रहा, कंटेन डिस्क शेप काइनेटोकोर, काइनेटोकोर डिस्क शेप में है। यहाँ पे पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब इससे अगली फॉर्म में चलते हैं। विच हैज, कौन, काइनेटोकोर, विच हैज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विद स्पेशल प्रोटीन बाउंड टू देम। वही बात है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए का सीक्वेंस है, मैंने बताया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए की, यही यहाँ पे है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विद स्पेसिफिक प्रोटीन बाउंड टू देम। वही प्रोटीन बाउंड करके रखती है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर, सिंपल सी बात है। द काइनेटोकोर प्रोवा, अब ये भी तो देख लो, काइनेटोकोर हो गया, होता क्यों है, क्या काम है इस काइनेटोकोर का यहाँ पे, जो हम पढ़ रहे हैं। अगर कुछ हमारे मतलब का काम ना होता, हम इसका ऐसे छोड़ के आगे बढ़ सकते थे। काइनेटोकोर प्रोवाइड्स द सेंटर फॉर पॉलीमराइजेशन, द पॉलीमराइजेशन के लिए सेंटर प्रोवाइड करता है। जैसे एजुकेशन के लिए आपको स्कूल है, स्कूल में जाते हैं आप एजुकेशन लेने के लिए, वो आपको एजुकेशन और नॉलेज का एक सेंटर प्रोवाइड कराता है, मतलब इस जगह पे पॉलीमराइजेशन होता है। पहले बेसिकली जान लो पॉलीमराइजेशन क्या होता है। पॉलीमराइजेशन एक छोटी सी प्रोसेस है, इसमें जैसे छोटे छोटे से मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में बाइंड होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे। देखो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, आपस में बाउंड हो गए, ठीक है, इन्होंने मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। छोटे मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेना ही पॉलीमराइजेशन कहलाता है, क्लियर। प्रोवाइड द सेंटर पॉलीमराइजेशन, पर किसका पॉलीमराइजेशन, टू ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है एक, ये जब सेल साइकिल पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के लिए पॉलीमराइजेशन का सेंटर प्रोवाइड करता है, जिससे क्या बन जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन, छोटी छोटी ट्यूबुलिन प्रोटीन आपस में मिलके क्या फॉर्म करती है, माइक्रोट्यूब्यूलिन, क्लियर। ये जो माइक्रोट्यूब्यूलिन है, जब सेल डिवीजन, सेल साइकिल के पार्ट सेल डिवीजन में जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा माइक्रोट्यूब्यूलिन का कहाँ काम है। अब ध्यान रखना कि क्रोमोसोम में हो रहा है, कहाँ पे, सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर पे, क्लियर, यहाँ तक खत्म। तीसरा है हमारा टेलोमियर, इसमें कुछ नहीं है, टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये है तीसरा पार्ट, ऊपर भी नीचे भी तीसरा, क्योंकि दोनों साइड होगा ना। ये जो दिख रहा है आपको, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये टेलोमियर, लास्ट है टर्मिनल पॉइंट। इसके बाद क्रोमोसोम खत्म हो जाता है, इधर से इधर से, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, इसका टेलोमियर, बस को इतना याद रखो। ये तीन पार्ट हो गए सिंपल क्रोमोसोम के। इसमें दो स्ट्रक्चर और आती हैं जिनको हम बोलते हैं, एक तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, जैसे सेंट्रोमियर था, मैंने बताया था ना, सेंट्रोमियर की पोजीशन एंड नंबर डिफर्स इन डिफरेंट क्रोमोसोम। जिस क्रोमोसोम में एक से ज्यादा सेंट्रोमियर होते हैं वो उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोल देंगे, और एक सैटेलाइट, ये दो चीज जो है एक और क्रोमोसोम में आ जाती है, उसको देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है। फिर उससे हमारा हर तरह के क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहे, ताकि आपके नोट्स बनाने में भी आपको इजी रहे
और आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने इससे पहले पढ़ा था कि इसके अलावा हमारे दो पार्ट्स और बचे हैं इसी में। वो एक मैंने सिंपल क्रोमोसोम बताया था, दूसरा पार्ट बताया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सैटेलाइट। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। ये दो हर क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ये थी, इसको थोड़ा सा जूम करके हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ठीक है, ये क्रोमेटिड्स वगैरह वगैरह पढ़ के देखा था। अब इसकी कोई सी एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे मैंने ये पार्ट ले लिया यहां से यहां तक का, इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ रहे हैं। ये पार्ट है, ये एरिया टेलोमियर है, इसके बारे में बात कर चुके हैं, टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर, यहाँ पे वही ये यहाँ पे एक क्रोमेटिड हो गया, इसका एक लिख भी देता हूं मैं, क्रोमेटिड दो होते तो यहाँ पे इसके साथ ये सिस्टर क्रोमेटिड हो जाते हैं ना, एक पार्ट है क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड की ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट, यानी कि शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, पी आर्म एंड क्यू आर्म। ठीक है, उसको ही कर रहे हैं आगे बढ़ा के। ये सेंट्रोमियर है, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहा था मैंने। क्लियर, सेंट्रोमियर यहाँ पे यहाँ तक का हमने पढ़ लिया था। अब डिफरेंस उसमें क्या है, ये अपनी क्यू आर्म हो गई लंबे वाली, मैंने बताया था कि कुछ में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आया ना, एक यहाँ पे आ गया, इसको बोला गया है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहले इसी को लेके चलते हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, इसको अभी छोड़ देते हैं, इस पे आते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, other than centromere chromosome poses secondary construction। ये मैंने पहले ही बताया था कि कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है। ठीक है, other than मतलब सेंट्रोमियर, मैंने बताया था ना कि सेंट्रोमियर की पोजीशन एंड नंबर्स वेरी करते हैं अलग अलग क्रोमोसोम में। ठीक है, तो यही क्रोमोसोम क्या कर रहा है अपना, इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर के साथ साथ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। क्लियर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर इसके बाद में पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं सैटेलाइट। अब इसी के साथ लगी हुई स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन के बाद ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। देखते हैं सैटेलाइट क्या है। ठीक है, इट इज एन इलोंगेटेड सेगमेंट, इलोंगेटेड है। ठीक है, दैट इज समटाइम्स, हमेशा नहीं, मैंने बताया था कि वो हमेशा तो जो चीजें होती है ना वो तीन, वो पढ़ चुके हैं हम, सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड या सिस्टर क्रोमेटिड एंड टेलोमियर। ठीक है, वो चीज हो चुकी थी। समटाइम्स प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम एट द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, कहां पे, एट द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, कहां पे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद एकदम। क्लियर, यहां पे क्लियर हो जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक कंप्लीट हो गया। एक चीज बस इसमें ये याद रखना, जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट प्रेजेंट होती है, मतलब ये नीचे की स्ट्रक्चर है ना, इसको सैटेलाइट बोलते हैं, जिस भी क्रोमोसोम में सैटेलाइट प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं सेट क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम, सेट को एसएट ही लिखना है। ठीक है, सेट क्रोमोसोम। इसका ये सेट क्रोमोसोम अगर कहीं पे लिखा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस क्रोमोसोम में सैटेलाइट प्रेजेंट है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो अब हम इसके देखते हैं आगे। अब हमारा ये है इसमें कि भाई सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर का क्या काम होता है कि ऑर्गेनाइज करना। देखो कुछ बाद में पढ़ाने का मतलब यही था कि बेसिक तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का क्या काम था, कहाँ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं, कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हम सेल साइकिल पूरा पढ़ लेंगे या तो उसके बाद जीन्स करा दूंगा, या सेल साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं जीन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको। ठीक है, आपके सिलेबस में है, अभी जान लो जीन्स क्या है। कुछ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में ना कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन्स का अपना एक अलग स्पेसिफिक काम होता है। जो जीन, जो क्या लिखा है यहाँ पे, न्यूक्लियोलर का ऑर्गेनाइजेशन करने में काम आते हैं। ठीक है, क्या कि कुछ जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इस पे कुछ जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियोलाई, ठीक है, कुछ जीन जो न्यूक्लियोलाई, ठीक है, न्यूक्लियोलाई को फॉर्म करने में काम आते हैं, उसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर बोल लगा। अगर वो जीन्स प्रेजेंट नहीं है जो न्यूक्लियोलाई को फॉर्म कर रहे हैं, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ही कहेंगे।
अगर कोई जीन्स प्रेजेंट है जो फॉर्म करे न्यूक्लियोलाइज, तो उसको उस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी बोलते हैं। देखो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए के अंदर ही बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था ना कि क्रोमोसोम जो है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उनको एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में मतलब पास ऑन करता है एक तरह से, ठीक है। वो जनरेशन किसी चीज में तो स्टोर रखती है, वो चीज ही क्या है, जैसे वो चीज जीन्स है, जीन्स के अंदर ही वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। इसके बारे में पूरी अच्छे से डिटेल में इसकी थोड़ा सा जो टॉपिक है आपके सिलेबस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इतना जान लो कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए में ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वही जीन्स जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में पास करते हैं, उनके जीन्स के अंदर ही वे इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। क्लियर, यहाँ तक का क्लियर हो गया। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई हमारी क्रोमोसोम की। बस ये याद रखना जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट प्रेजेंट है उसमें सेट क्रोमोसोम होता है। और एक और बात, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जिस क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है कि उसमें सैटेलाइट होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है तो उसमें सैटेलाइट होगा ही होगा, जरूरी नहीं है कि हो सकता है उसमें सैटेलाइट ना हो, ठीक है। अगर सैटेलाइट है तो उसको क्या बोलेंगे, सेट क्रोमोसोम। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा है क्रोमेटिन, ठीक है। वैसे मुझे अभी तक आपसे एक्सपेक्टेशन है आपको क्रोमोसोम पूरा ये जो अभी तक पढ़ा है वो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है या कुछ भी मेरे आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट करना चाहिए, प्लीज कमेंट करना, क्योंकि आप कमेंट नहीं करोगे क्योंकि ये ऑनलाइन हूं मैं आपके साथ, ये कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है कि आपको कुछ समझ में आप साथ के साथ हैंड रेज करके अगले दिन पूछ लोगे। ये ऑनलाइन है, आप मेरे को कमेंट करोगे तो ही मैं देख पाऊंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है, उसको मैं कैसे सॉल्यूशन करूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ आपसे, या कोई ट्यूशन नहीं आएगा कि आपसे फीस ली जा रही है। तो आप ये मत सोचना कि हम क्या है कैसे पूछ ले, आप बेझिझक होकर पूछ रहे, सब फ्री सर्विस है ही वीडियो बनाने का पर्पज उन लोगों के लिए, उन 10th के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। भाई जिसके क्लियर है वो देखेगा क्यों, वो तो आराम से अपने ट्यूशन में जहाँ भी स्कूल में जहाँ पढ़ रहा है, ठीक है। जिसके समझ में नहीं आया उसी के लिए फ्री का अवेलेबल है मटेरियल आपके लिए, ठीक है। इसलिए तो फील फ्री होके अपना फ्रेंड समझ के पूछो मेरे से, ठीक है। आगे आते हैं क्रोमेटिन। हमारी बात हो चुकी है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का मिलकर बना होता है, वो सारी बात हो चुकी है। इन क्रोमेटिन्स के अंदर ही क्रोमेटिन प्रेजेंट होती है। अब देख ले थोड़ा सा क्रोमेटिन है क्या, यही बात, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन, वही बात हो चुकी है। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन वो सब रटा रटाया हो चुका है तुम्हारे साथ। ये जो क्रोमेटिन होते हैं 2 टाइप की होती है, एक डार्क स्टेन, एक लाइट स्टेन। सिर्फ इनका बेसिक जानना है कि डार्क स्टेन क्रोमेटिन को क्या बोलते हैं और लाइट स्टेन क्रोमेटिन को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सच बताऊं तो आपके सिलेबस में ये भी नहीं है, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ो, खाली 10th में जो सिलेबस में उतना नहीं पढ़ो, थोड़ा सा एडवांस पढ़ो ताकि 11th में भी काम आए। और आप 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस चीज को मेंशन करोगे ना अपने आंसर में, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसा लिख के चलेंगे, लगेगा कि हाँ बंदा मतलब लड़का लड़की जो भी है कि एडवांस पढ़ के आया, कुछ अलग पढ़ो ना हटके, क्या वही छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ के क्या मिलेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको कोई बोझ नहीं लगेगा, या लगेगा ना कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज है, कुछ भी जरा सा भी बोझ नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल से बताऊंगा ना, याद हो जाएगा यही साथ में। देखो एक चीज पहले ये जान लो, क्रोमोसोम को मैंने बताया था अपनी पहली वीडियो में ही, यहीं से समझ में आएगा। क्रोमोसोम क्या है, कलर्ड बॉडी, ठीक है। कलर्ड बॉडी मतलब कलरफुल बॉडी दिखाई दी थी। कलर्ड बॉडी होती कैसे है, चलो मैं इसको बाद में लेता, पहले बताओ। कोई कलर बॉडी तभी तो, उस पर कोई कलर किया गया, पेंट किया गया, कुछ भी किया गया तभी तो कलर्ड बॉडी है। जैसे व्हाइट बोर्ड है, इसको कौन सा कलर है, व्हाइट है ना, इसको ब्लैक कर दे तो ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, ग्रीन कर दे ग्रीन बोर्ड हो जाएगा। तो होगा कैसे, कलर प्रोवाइड करेंगे, पेंट करेंगे इस पे, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ स्टेनिंग, देखो बायोलॉजी में ना स्टेनिंग होती है, जो कलर प्रोवाइड करने को स्टेनिंग कहती है। स्टेन कर देना, कलर कर देना, ठीक है, रंग देना, रंग देना किसी चीज को। ये बनाया जैसे मैंने इसको यार ब्लैक कलर से रंग दो, ये मैंने रंग दिया इसको, जैसे सपोज करो भर दूं मैं इसको ब्लैक कलर से, यही हो गया स्टेनिंग। क्लियर। तो क्रोमोसोम जो है कलर्ड बॉडी है। कलर बॉडी कैसे, इसकी एबिलिटी ऑफ स्टेनिंग। अब देखते कैसे इसे कलर बॉडी कहा गया था। मैंने बताया था एक 2 पार्ट होंगे इसके, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। द डार्कली स्टेन्ड मतलब ज्यादा स्टेन्ड हो रखा है, डार्कली स्टेन्ड मतलब ज्यादा कलरफुल। कंडेंस रीजन ऑफ क्रोमेटिन, कंडेंस टाइटली पैक्ड, एक कोई चीज बहुत टाइट पैक है उसको बोलेंगे कंडेंस, जो लूज पैक है उसको बोलेंगे डिफ्यूज,
क्लियर। कंडेंस रीजन ऑफ क्रोमेटिन इज नोन एज, ये नाम याद रखना आपको, हेट्रोक्रोमेटिन। देखो मैंने बताया क्रोमेटिन के दो पार्ट है, डार्कली स्टेन, डार्कली स्टेन है मतलब ज्यादा कलरफुल है, पहले ऐसे ले लो कि डार्कली स्टेन है, हेट्रोक्रोमेटिन है। कंडेंस रीजन है क्रोमेटिन का तो हेट्रोक्रोमेटिन है। अब देखते कंडेंस और डार्क कैसे याद करेंगे भाई। जो चीज बहुत ज्यादा डार्क कंडेंस हो गई तभी तो ज्यादा डार्क स्टेन भी तो तभी दिखाई दे रही है, वो ज्यादा कंडेंस है तभी तो डार्क दिखाई दे रही है। मान लो उसमें ये ब्लैक कलर के ऐसे मोलिक्यूल्स हैं, सपोज एक बात, ये ऐसे, अब ये दूर दूर है, ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। अगर ये ऐसे ऐसे आ जाए, ये बिल्कुल बिल्कुल टाइटली कंडेंस हो जाएंगे। एक स्ट्रक्चर ये है, एक आपके पास स्ट्रक्चर ये है। अब यहीं से देख के बताओ ज्यादा डार्क स्टेन किसका दिख रहा है, किस कौन ज्यादा कलरफुल, ये लग रहा है ना, क्योंकि ये कंडेंस है, कंडेंस रीजन है इसलिए डार्कली स्टेन्ड है, ठीक है, नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन। ये कंडेंस कैसे है, आपको पता है क्रोमेटिन किसका बना है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का। इट कंटेन्स टाइटली पैक्ड डीएनए, डीएनए की तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए याद आया कुछ, जो डीएनए की पैकेजिंग है वो टाइट हुई है, टाइट हुआ है तभी तो कंडेंस है, और कंडेंस है तभी तो डार्कली है, क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन। क्लियर, इससे सिंपल नहीं कुछ हो सकता है, 6 क्लास के बच्चे के भी समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। विच इज जेनेटिकली इनएक्टिव, क्यों, डीएनए, इसका जो डीएनए होता है जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, बस इतना याद रखना है। क्लियर, क्यों होता है मैंने पहले बोला है, वो 11th का पार्ट है। 11th में आओ, 11th में बताता हूँ। सेकंड, इसका ऑपोजिट कुछ नहीं, सारा इसे याद होगा, इसका ऑपोजिट कर दो। द लाइट स्टैंड, डार्क लाइट, डिफ्यूज रीजन, कंडेंस रीजन, डिफ्यूज रीजन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। क्लियर, इट कंटेन्स टाइटली पैक, तो क्या होगा, इट कंटेन्स, पहले ले लो, लूजली पैक्ड डीएनए, टाइटली पैक लूजली पैक, जेनेटिकली इनएक्टिव, जेनेटिकली एक्टिव। तो देखो ये लाइट इसलिए इसके मोलिक्यूल्स दूर दूर है, मोलिक्यूल्स मिले ने यहाँ पे, क्या है पता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, डीएनए पैकेजिंग है जो थोड़ी सी लाइट है इसलिए डिफ्यूज है, डिफ्यूज है तो लाइट स्टेन्ड है, और जेनेटिकली एक्टिव है इसका डीएनए, इसका ऑपोजिट ही हो जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन। यहां तक समझ में आ गया। मैंने बहुत सिंपल आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करके बहुत सारी बुक्स का देख के बहुत सारे बुक्स पढ़ी तब जाके वीडियो बनाई है, इसलिए मेरी वीडियो बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज की चीज लेके आने की ट्राई करता हूँ आपके लिए, जो आपके ऐसे तो मैं भी वही बेसिक डेफिनेशन है वो करा के सीधा आगे बढ़ जाऊँ, फायदा क्या, फिर आप मेरी वीडियो देखोगे क्यों, वो चीज तो आपको स्कूल में भी करा दी, वो चीज तो बुक में भी लिखी है ना, वही चीज बुक में लिखी वही स्कूल में करा रही है, जहाँ पे ट्यूशन है वहीं पे करा है। मेरे पास तो वीडियो देखने वही आ रहा है ना, जिसको ट्यूशन में या स्कूल में कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो आप तो पढ़ ही रहे हो, इसलिए मैं आपके लिए हार्ड वर्क करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चीजों को लाने की। सिंपल पढ़ो मस्त हो गए। यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई, क्लियर। अब एक इसका लास्ट पार्ट रह जाता है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर पढ़ ली, सब कुछ पढ़, एक छोटा सा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, उसको देखते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो अब हमारा अगला टॉपिक है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का लास्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। हमने क्रोमोसोम पढ़ लिया, किस तरह का स्ट्रक्चर देख ली, सब कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, कितने टाइप्स के क्रोमोसोम है हमारे पास अभी तक के, ठीक है। ये जो हमारा टाइप्स है किस पे बेस है, ये लिख लेते हैं पहले, बेस्ड ऑन द पोजीशन, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। ये हमारा सेंट्रोमियर की पोजीशन पे बेस होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, सेंट्रोमियर्स के नंबर्स और पोजीशन डिफर्स इन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे हम ये हमारे 4 टाइप के क्रोमोसोम है, इनको देख लेते हैं, ठीक है, विद डायग्राम की कैसे कैसे इनकी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला जो हमारा है टेलोसेंट्रिक। कौन सा हमारा पहला, टेलोसेंट्रिक, ठीक है। अब यहीं से देखते हैं रोड लाइक क्रोमोसोम। रोड पता ही आपको कैसी होती है, ऐसे होती है रोड, ठीक है।
रोड लाइक क्रोमोसोम विद सेंट्रोमियर प्रेजेंट, क्योंकि देखो बेस ऑन द सेंट्रोमियर की पोजीशन पे है, तो सेंट्रोमियर के कोई हम उसमें अपने सेंटर ऑफ पॉइंट पे लेके चलेंगे, विद सेंट्रोमियर प्रेजेंट ऑन द प्रोक्सिमल एंड, ठीक है, एंड नो पी आर्म या शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, इसकी क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है प्रोक्सिमल एंड पे होगा, और इसकी कोई भी पी आर्म यानी कि शॉर्ट आर्म नहीं होगी। और पी आर्म किधर की साइड होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, पी आर्म अपर की साइड होती है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, सेंट्रोसोम, पहले लिख लेते इसको सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम सॉरी सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है हमारा, क्योंकि सेंट्रोमियर के बेस पे है, ये सेंट्रोमियर बन गया। इसमें क्या लिखा है, प्रेजेंट ऑन द प्रोक्सिमल एंड, कोई सा एक एंड होगा, एंड नो पी आर्म शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, यानी शॉर्ट आर्म किधर होती है, ऊपर ही तो होती है ना। हमारा जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो इस तरह से कुछ करके बनाया था हमने, इस सेंटर ऊपर होती है पी आर्म, नीचे होती है लॉन्ग आर्म, इसको बोलते हैं क्यू आर्म। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बन के आती है, ये हो गई ना हमारी, इसको बोलेंगे हम अपनी लॉन्ग आर्म या क्यू आर्म, ठीक है। ये किसका एग्जांपल हो, देखो नो पी आर्म या शॉर्ट आर्म प्रेजेंट इसमें है ही नहीं, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनती है। ये कौन सा है, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टेलोसेंट्रिक, क्लियर। वही चीज यहाँ पे लिखी है। एक चीज याद रखना, नॉट फाउंड इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब ये नहीं जानना कि किसमें पाया जाता है, बस ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, इसके लिए याद रखना। दूसरा है हमारा एक्रोसोम, देखो रोड लाइक हो, ये सीधा है, क्लियर, ये भी रोड लाइक, मेन वही सेंट्रोसोम पे सॉरी सेंट्रोमियर पे, सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट वन एंड गिवन राइज टू वन वेरी शॉर्ट आर्म एंड वन एक्सेप्शनली लॉन्ग आर्म। समझो इसको क्या बोल रहा है ये रोड लाइक तो छोड़ दो, वो तो सेम है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट वन एंड, वही एक एंड पे होगा प्रेजेंट एंड गिवन राइज टू वन वेरी शॉर्ट आर्म, एक आर्म होगी इसकी बहुत शॉर्ट और दूसरी होगी बहुत लंबी, ठीक है। यानी कि इसमें तो शॉर्ट आर्म थी नहीं, इसमें होगी, एक एंड पे है सेंट्रोमियर, इसमें क्या लिखा है, इसे लेके चलो, वन एंड गिविंग राइज टू वन वेरी शॉर्ट आर्म, ये बहुत छोटी आर्म दे दी, ठीक है, और वन वेरी एक्सेप्शनली वेरी लॉन्ग आर्म, ये बहुत ही लंबी दे दी। हमने जो नॉर्मल पढ़ा था, एक शॉर्ट आर्म होती है ऊपर की तरफ पी आर्म, एक होती है लॉन्ग आर्म क्यू आर्म, बट शॉर्ट और लॉन्ग का मतलब इतना नहीं होता कि आप बहुत ही ज्यादा इसको तो बिल्कुल छोटी सी कर दो, इसको कम, जैसे मैंने पीछे डायग्राम बनाया था, थोड़ी सी लंबी होती है। इसमें क्या है, एक तो बहुत छोटी आर्म हो गई, दूसरी एक्सेप्शनली बहुत लंबी हो गई, सेम रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या हो गया हमारा एक्रोसोम, पहले लिख रहा हूं वी डॉट मतलब वेरी लॉन्ग आर्म वेरी शॉर्ट आर्म, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, एक्रोसोम, एक्रोसोम, ठीक है। तीसरा आता है हमारा सबमेटासेंट्रिक। सबमेटासेंट्रिक में क्या है, पहले ही जैसे रोड शेप में था, ये एल शेप या फिर जे शेप, देखो एल है, एल को अगर ऐसे लिख दे, उल्टा कर दे इधर की तरफ को, देखो ये ऐसे है, इसको ऐसे कर दो, घुमा दो उसको, तो एल या जे शेप में होगा, ठीक है। विद सेंट्रोमियर नियर द सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम गिवन राइज टू अनइक्वल आर्म। इसका मतलब क्या है, अनइक्वल आर्म होगी, पर शेप क्या होगी, जे, सेम इसी तरह। यहां पे ले लो, एक आर्म ऐसे घुमा देनी है, ठीक है, हल्की सी, ये इसकी तरफ को लंबी है उससे, ये इसकी तरफ को, ये सेंट्रोमियर है, ये लॉन्ग आर्म, ये शॉर्ट आर्म, जे शेप बन रहा है, देखो ये जे जैसा है, ठीक है, क्लियर। तो ये कौन सा हो गया हमारा, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। लास्ट है हमारा मेटासेंट्रिक, ये होता है वी शेप में, क्रोमोसोम विद सेंट्रोमियर इन द मिडिल गिवन राइज टू इक्वल आर्म, ठीक है, ये टू इक्वल आर्म दे रहा है वी शेप। अब देखते हैं इक्वल आर्म आएगी तो इसका डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, सेंट्रोमियर, ये इधर बना देता हूं मैं एक साइड में, हम लास्ट वाले की बात कर रहे हैं मेटासेंट्रिक की,
यहाँ पे डायग्राम इधर कर देता हूं मैं, ये सारा ही हटा देता हूं, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा नाम, मैंने पहले लिख दिया मेटा सेंट्रिक, सेंट्रिक क्लियर। सेंट्रोमियर, वी से क्रोमोसोम विद सेंट्रोमियर इन द मिडिल, बीच में होगा, उतने पर टू इक्वल आर्म, या तभी तो मिडिल में होगा, दो इक्वल आर्म आएंगे इसमें। ये इतनी बड़ी होगी सपोज, तो दूसरी भी लगभग लगभग इतनी ही बड़ी। ये वी शेप में देखो, ये ऐसे बन रहा है ना थोड़ा, या थोड़ा सा और वी शेप में बनाओ इसको, लो बिल्कुल वी शेप में दिखा देता हूँ बना के। ये सेंट्रोमियर ऐसे 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 ऐसे, देखो ये वी इधर से उल्टी वी है, क्लियर। ये क्या है हमारा सेंट्रोमियर, इक्वल आर्म मेटासेंट्रिक, क्योंकि आपको पता है एक आर्म शॉर्ट होनी चाहिए, एक आर्म लॉन्ग, इसमें पी और क्यू इक्वल है, ठीक है। तो चार टाइप की, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसोम, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। मुझे उम्मीद है कि आपका ये सॉरी ये जो एक्रोसोम है ना, ये एक्रोसोम नहीं है, एक्रोसेंट्रिक है। मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना, क्रोमोसोम क्रोमोसोम ही बोला जा रहा बहुत बार, एक्रोसोम में एक्रोसेंट्रिक है, इसके लिए सॉरी थोड़ा सा चेंज कर लेना। सब में सेंट्रिक है ना, सेंट्रिक सेंट्रिक सेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक है, ठीक है। वही मेटासेंट, इसकी पोजीशन को, सेंट्रोमियर की पोजीशन को लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। ये आपके टाइप के क्रोमोसोम है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसके बाद ही हम बता दूंगा थोड़ा सा जीन का कॉन्सेप्ट। जीन का कॉन्सेप्ट 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही एकदम से हम चलेंगे सेल साइकिल पे। सेल साइकिल के भी 2 पार्ट होते हैं, तो सेल साइकिल में सेल डिवीजन के 2 पार्ट हैं, वही माइटोसिस मियोसिस, हम दोनों को पढ़ेंगे एक एक करके। ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियो, कम से कम 2 वीडियो में आपका सेल डिवीजन पूरा हो जाएगा, या सेल साइकिल पूरा हो जाएगा। एक तरह से ज्यादा 4 वीडियो, और हाँ ज्यादा से ज्यादा 5 वीडियो, और कम से कम 4 वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और आपके और भी कोई फ्रेंड्स हैं जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिएगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी मजेदार कॉन्सेप्ट से इजी वे में, इजी लैंग्वेज में क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आपका जो भी फीडबैक हो मेरे लिए, उसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर मैं कुछ गलती भी कर रहा हूँ या आपको कुछ चीज मेरी अच्छी नहीं लग रही है, उसको भी आप कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बट एक बात सोच ले, भले ही अभी वीडियो में टाइम लग रहा है आने में, बट एक बात की मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, आपका एग्जाम 18 मार्च को है। 18 मार्च से कम 10 दिन पहले मैं आपका पूरा सिलेबस करा दूंगा। वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी 28 फरवरी तक ही, आप 28 फरवरी मान के चलो, मैं आपका बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरी आपका कमिटमेंट है, ठीक है। तो आप आराम से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच।